नमस्कार दोस्तों, उषा क्लासेस प्रयागराज में मैं वीके यदुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। चलिए आज हम आप सबके साथ विराम चिन्ह नामक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, विराम चिन्ह होता क्या है, आइए पहले हम उसे जानते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम वाक्य को लिखते हैं, वाक्य समाप्त हो या वाक्य के बीच में या कभी कभी वाक्य को किसी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक के बातों को हम जिन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करके लिखते हैं वही हमारा विराम चिन्ह होता है। आइए हिंदी में हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम कुल 15 विराम चिन्हों को दिए हैं। पहला है मेरा पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा उप विराम, पाँचवा प्रश्नवाचक चिन्ह, छठवां विस्मयादिबोधक चिन्ह, सातवां निर्देश चिन्ह, आठवां संयोजक चिन्ह, इसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, नौवां विवरण चिन्ह, 10वां कोष्ठक चिन्ह, 11वां उद्धरण चिन्ह, 12वां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, 13वां लाघव चिन्ह, 14 नंबर हंसपद त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। हंसपद को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। फिर लास्ट है 15 नंबर लोप चिन्ह। आइए हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं। जितने भी चिन्ह हैं यहाँ पे 15, हम सभी 15 चिन्ह के बारे में यहाँ जानते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। पहला है पूर्ण विराम। नाम से ही मैं स्पष्ट हूँ, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। जब कोई वाक्य पूर्ण होता है तो उसके अंत में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही हमारा पूर्ण विराम होता है। जैसे मेरा नाम विराम है, मेरा नाम विवेक है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, सुमन खाना खा चुकी है। इन वाक्य जब पूरा हो रहा है, ये सभी वाक्य तो पूरा हो रही हैं और इन वाक्यों के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग हम कर रहे हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा है उपविराम, दूसरा है हमारा अर्धविराम। पूर्ण विराम, पूर्ण नहीं हूँ मैं, हाँ महोदय, वाक्य के बीच में ही शोभायमान हो जाता हूँ। जैसे जब भी श्याम आता है तुम भी आ जाते हो। जब कभी वाक्य को हम लिखते हैं तो वाक्य में कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ता है, फिर उसके आगे वही वाक्य को कंप्लीट या पूरा किया जाता है। तो उन वाक्यों के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उसे हम अर्धविराम कहते हैं। दूसरा है तीसरा हमारा अल्प विराम। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती है। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं या किसी भी सूची का बनाते हैं, जैसे हम फलों के नाम लिख रहे हैं, सब्जियों के नाम लिख रहे हैं या पंछियों का नाम लिखते हैं, तो हम उसके नामों के बीच में कुछ न कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही हमारा चिन्ह है अल्प विराम। जैसे हम लिखते हैं सेब, केला, पपीता, अनानास, इन सब जो भी फलों के नाम लिखते हैं इन सब के बीच में हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प मीन्स थोड़ा। जब कोई वाक्य को हम थोड़ी देर के लिए रोक रोक के बोलते हैं तो वो हमारा अल्प विराम होता है। जैसे राम अल्प विराम श्याम और रहीम मित्र हैं। यहाँ पे 3 मित्रों को दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक ही मित्र के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए राम फिर काम अल्प विराम श्याम और रहीम हैं। अल्प विराम को अंग्रेजी में कामा भी कहते हैं। अगला है हमारा उपविराम। मूल बात को लिखने से पहले मुझे स्थापित कर दें तो मैं गदगद हो जाता हूँ। जब कोई वाक्य लिखते हैं तो जो उसका मूल वाक्य है उसको लिखें, उसके बाद हम उपविराम को लिख देंगे तो वह वाक्य बहुत ही
उपयुक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह वाक्य के उस वाक्य के बारे उस शब्द के बारे में ही हम बता रहे हैं। जैसे राम 3 हैं, श्री राम, परशुराम और बलराम। कभी कभी हम पर्यायवाची शब्दों को भी लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कमल का पर्यायवाची लिखना शुरू किया, तो कमल लिखे, उसके बाद पंकज, जलज, सरोज। तो कमल के बाद हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम आगे लिखते चले जाएंगे। फिर अगला है 5वां हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब ये खुद कह रहा है कि प्रश्न, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वही हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। और प्रश्न करेंगे तभी तो हमें उत्तर मिलेगा। तो कह रहे हैं उत्तर की अपेक्षा करें और मैं ना रहूं। जब हम कभी किसी से कोई प्रश्न करें और मेरा उपयोग ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो प्रश्न करते समय अगर किसी से हम कोई प्रश्न का जवाब चाह रहे हैं, तो जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसके अंत में, प्रश्न करने वाले वाक्य के अंत में ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप हमारे यहाँ कब आओगे, क्या आप खाना खाएंगे, उस लड़की ने क्या क्या खाया है। इन सभी वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, वाक्य विस्मय भरा हो, विस्मय मतलब आश्चर्य भरा हो या आश्चर्यजनक हो, तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। जब हम कोई वाक्य में आश्चर्य दिखाएं या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरप्राइज। ठीक है, तो जैसे आप घर पे हैं, आपका कोई रिलेटिव अचानक आ जाए तो कहते अरे आप आ गए। या कभी हम जा रहे हैं, अरे वो देखो मेरा मित्र जा रहा है। जब कभी आपको किसी भी वाक्य में आश्चर्य दिखे और उस वाक्य के पहले आप क्या लगाएंगे, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे अरे, ओह, वाह। ये सब वाक्य के तुरंत बाद हम आश्चर्य दिखा रहा है तो तुरंत बाद हम विस्मयादि सूचक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अरे तुम कब आए। अगला है हमारा 7वां निर्देशक चिन्ह। शब्द के बाद मुझे लगा के उसकी परिभाषा या उसकी प्रयोक्ता आदि को चरितार्थ कर दीजिए। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं तो उस वाक्य को जिस मूल वाक्य को हम लिख रहे हैं उसको मूल वाक्य को लिखकर फिर उसके आगे हम निर्देश चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं। जैसे उदाहरण और भी जैसे लिख के फिर एक हम निर्देश चिन्ह लगा देते हैं, उदाहरण लिख के निर्देश चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे के बाद लगाऊँ। अगला है संयोजक चिन्ह, इसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं। अपने भाई निर्देश चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, पर है उसका आधा। मैं अभिन्न शब्दों के बीच में आकर उनके प्रयोग को बढ़ा देता हूँ। जैसे हमारा निर्देश चिन्ह है, निर्देश चिन्ह बड़ा होता है, संयोजक या योजक चिन्ह उसका आधा होता है। निर्देश चिन्ह को विशेष वाक्यों के पहले लिखा जाता है और संयोजक या योजक चिन्ह का प्रयोग हम दो समान वस्तुओं के बीच में भी लगाते हैं। या कभी हम किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, इन वाक्यों माता पिता, दादा दादी, या बहुत धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, इन वाक्यों के बीच में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह हमारा संयोजक चिन्ह होता है। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण लिखने से पहले मुझे लगाइए, जैसे मेरे रूपों का विवरण लिखने समय लगाया जाता है। ये कह रहा है कि जब मेरे आप रूपों को अलग अलग नाम, जैसे मेरा नाम विवेक है, अब हमें कई लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर अन्य जो नाम हैं उन नामों को हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है,
यहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक मैं अपने मुंह में उसी शब्द या शब्दों को स्थान देता हूँ जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों में हो। जब कभी हम कुछ वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य को विशेष कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को कठिन लगते हैं, उस वाक्य का अर्थ हम कोष्टक में प्रयोग कर देते हैं। या कोई भी विशेष वाक्य का अर्थ जो हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं उसी वाक्य में तो हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण दिखा रहे हैं, वह मुंबई महाराष्ट्र में रहता है। तो यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र एक ही नाम है, लेकिन कुछ बच्चों को मुंबई पता है, कुछ बच्चों को महाराष्ट्र पता है। नाम तो एक ही है, स्थान भी एक ही है, लेकिन उनको कुछ लोगों को मुंबई समझ में आएगा, कुछ लोगों को महाराष्ट्र समझ आएगा। उसी अर्थ को हम दिखाने के लिए इन शब्दों का, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह। मैं मूल शब्द या शब्दों को घेर कर उसकी प्रयोगता को सबकी नज़रों में लाता हूँ। जैसे माँ मंथरा प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, राम ने कहा सीता अच्छी है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, अब हम आपको अपने नॉर्मल या फिर कह सकते हैं मौखिक भाषा में समझाते हैं। जब हम कभी कोई भी वैज्ञानिक होता है या मनोवैज्ञानिक होते हैं तो वो अपने परिभाषा को देते हैं, उन्हीं की परिभाषा को हम दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कोई वाक्य विशेष हो तो उस वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखते हैं। जैसे अरस्तु कहते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इन सभी वाक्यों को हम विशेष दिखाने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। मेरा प्रयोग करने से आप एक ही शब्द को एक के नीचे कई बार लिखने में बच जाएंगे। जैसे श्री चंद्रशेखर, भारत सिंह, इन सभी वाक्यों के अंत में हम जैसे एक के बाद एक नाम, कभी कभी हम नामों को लिख रहे हैं जैसे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, उन वाक्यों के अंत में श्री को बार बार ना लिखें, इसके लिए पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो मेरा उपयोग करें। जैसे संघ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित मदन मोहन मालवीय, मतलब प लिख के जीरो कर दिए तो ये पंडित मदन मोहन है। डॉक्टर के डा लिख के हम जीरो लगा देते हैं तो हमारा पूरा क्या पढ़ा जाता है, डॉक्टर। जब किसी वाक्य को जब कोई शब्द है और उसको हम छोटे में दिखाना चाहते हैं तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे मेरा प्रयोग किया कर शब्दों को लिखते हैं तो उसे हम हंस पद कहते हैं। जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं, मोहन बाजार जाता है। अब हम इस वाक्य में हम लिखें कि मोहन जाता है। अब यहाँ पे हम बाजार शब्द को छोड़ दिए हैं तो उसी बाजार शब्द को दिखाने के लिए हम हंस पद का चिन्ह लगाएंगे और उसके ऊपर हम बाजार लिखेंगे तो हमारा वो वाक्य पूरा हो जाएगा, मोहन बाजार जाता है। अगला है लोप चिन्ह। हिंदी भाषा में जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो मेरा प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह सदैव 3 गुणे में लगते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की कड़ी आई है, फिर लोप चिन्ह लगाएंगे, हम करेंगे या मरेंगे। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं तो उस वाक्य को दिखाने के लिए और कुछ वाक्य को हम छोड़ के लिखना चाहते हैं तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ये था आज के विराम चिन्ह के प्रकार। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो अभी बनाने में पहला वीडियो है। इसे बनाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। अभी आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए पढ़ाई से संबंधित और भी कई प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जी धन्यवाद, नमस्कार।